हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक दिस चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे, तो दोस्तों हम आपको पिछले वीडियो में भी सी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको हल करा रहे हैं। तो दोस्तों जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, आज जो सी टेट का ये एग्जाम पेपर है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो मैथमेटिक्स का है। तो ये आपका जो कंडक्ट कराया था दोस्तों, ये सी टेट की तरफ से, ये CBSE की तरफ सी टेट तरफ से कराया था 1 जनवरी 2022 को ये कराया था कंडक्ट। तो लेते हैं दोस्तों, इसके पिछले आपका CDP और आपका हिंदी और EVS के जो हम वीडियो आपके लिए लेके आ चुके हैं, जो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों ये देखिए, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये मैथ से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको हम हल भी करेंगे और आपको थोड़ा समझाते चलेंगे। तो दोस्तों पहले ले लेते हैं क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कि एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूल कक्षाओं को पढ़ाती हैं, और यदि उच्च स्कूली शिक्षाओं का 2/9वां भाग गणित शिक्षा है, तो शेष उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती उनको बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान करें कि सबसे पहले कितनी शिक्षिकाएं उच्च स्कूल में पढ़ाती हैं। 96 का 3/8, तो 96 का सबसे पहले 3/8 हम निकाल लेते हैं। 96 गुणा 3/8 यानी 3/8, और इसे हम काट लेते हैं। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 12 12 गुणा 3 12 3 36, ये आ गई 36 शिक्षिकाएँ। 36 शिक्षिकाएँ आ गई दोस्तों। ये कौन सी शिक्षिकाएँ आई हैं? ये शिक्षिकाएँ आई हैं दोस्तों जो उच्च स्कूल में पढ़ाती हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, और इसमें अगली कंडीशन क्या है दोस्तों? ये है कि यदि उस स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएँ हैं और गणित नहीं पढ़ाती उनको बताइए। तो 36 का यानी 36 का 9 भाग, यदि हम 2/9 भाग निकाल लेंगे तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ गुणा करके निकाल लेंगे तो ये आ जाएंगे 9 चौक 36 और 4 दूनी 8। तो 8 शिक्षिकाएँ ऐसी शिक्षिकाएँ हुई जो गणित पढ़ाती हैं। तो और यदि हम 36 टोटल शिक्षिकाएँ थीं, तो 36 में से यदि हम 8 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28। तो इसमें आंसर आएगा दोस्तों 28, जो 3 नंबर पर लिखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये इस तरह से है। यहाँ पे आपको हल करना होगा। ये दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ये दोस्तों लिखा है कि 1/2 माइनस कोष्टक में 2/3 माइनस 4/5। तो दोस्तों इसको यदि हम हल कर लेते हैं, तो इसको हल करने के लिए हमें करना पड़ेगा 1/2 माइनस, यदि हम अंदर वाले को पहले हल कर लेते हैं कोष्टक वाले को, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ आपको गुणा करनी होगी, देखिए यहाँ गुणा करनी होगी इस वाले पोर्शन में 5 की और इसमें 3 की। तो यहाँ लिख लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 पंजे 10 बटे, ये आपका हो जाएगा 3 3 पंजा 15, यानी दोनों का 10 आ जाएगा, 15 15 आ जाएगा। और ये माइनस हो जाएगा कितना दोस्तों? ये हो जाएगा 4 तिया 12 और बटे 15। तो यदि हम इसी को हल करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों -2/15, -2/15। और दोस्तों अब इसे हम ये वाला कोष्टक लगा देंगे, ये वाला इस तरह से यहाँ पे, ये वाला, और इसे फिर से हल करेंगे तो 1/2 और जो माइनस की गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा 2 बटे यानी 15। अब इसको हल करेंगे तो ये आपकी गुणा हो जाएगी, उसमें 15 गुणा कर लेंगे, 15 एकम 15, और यहाँ पे 2 की गुणा हो जाएगी प्लस 2 दूनी 4 बटे 15 दूनी 30। आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये आया था आपका कि 15 प्लस आपका 4/30, यानी कि 15 + 4 बटे 30। तो ये हो जाएगा 15 4 19 बटे 30। तो ये आंसर आ जाएगा, ये आपका है ऑप्शन नंबर 4 पर। नीचे आप देख लेंगे, ये आपका आंसर ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है संख्या 4782 और 32,170 में 7 के अंकित मूल्य के बीच का अंतर बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें, एक होता अंकित मूल्य, एक होता आपका अंकित मूल्य जो कि आपका वही होता जितना लिखा होता, और दूसरा होता स्थानीय मान। तो दोस्तों ये वो होता जो इकाई में हमें पढ़ना होता है। जैसे कि यहाँ पे 7 लिखा दोस्तों, इसका अंकित मान तो 7 ही रहेगा, लेकिन इसका स्थानीय मान आपका 700 हो जाएगा। इसमें यदि बात करें, इसका अंकित मान तो 7 ही रहेगा, और दोस्तों इसका जो हम स्थानीय मान बोले तो ये 70 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान दें, तो हमें क्या निकालना? अंकित मान यानी दोनों का अंतर निकालना। तो पहले में 7 का 7 अंकित मान, और दूसरे में भी 7 का 7 अंकित मान, माइनस करते हैं तो दोनों का आ जाता है 0। तो इसमें आंसर 0 आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं।
आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। सत्य नहीं देखना है इन ऑप्शंस में से। तो आपको बता दें दोस्तों, जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, जो आगे डॉट डॉट डॉट। और जो दोस्तों प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, ये डॉट 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 ये होती हैं। लेकिन दोस्तों हमें आपको एक ये सत्य करना है कि क्या ये सही रहेगा, ये सही रहेगा या सही रहेगा, यानी कौन सा इसमें सही नहीं है, ये हमें देखना है। यदि इसे हम दो संख्या लेकर हल कर लेते हैं, जैसे ये है, हम ए की जगह 1 ले लेते हैं, ए की जगह 1 ले लेते हैं और बी की जगह 0। तो यहाँ पे ए मतलब 1, ए की जगह 1 हो गया और बी की जगह 0। तो कितना आया दोस्तों, ये हमारा आया 1। ऐसे इधर देखते हैं, 0 आ गया बी की जगह प्लस 1, तो यहाँ पे तब भी आंसर 1 आएगा। तो दोनों का आंसर 1 आ रहा है, तो इस बात सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं 2 नंबर पर, यदि हम ए की जगह 1 लेंगे और बी की जगह 0 लेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1। लेकिन यहाँ पर 0 यानी बी की जगह आ जाएगी और -1 करेंगे तो जो यहाँ पर 0 यानी कि नहीं, यानी सॉरी दोस्तों, ये ऐसे कहेंगे कि 1 नहीं आएगा। तो इसलिए ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है दोस्तों। ये देखिए, क्वेश्चन के अनुसार हम हल करेंगे दोस्तों। ये लिखा है, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित, किससे, 6 से विभाजित, यानी विभाजित का मतलब होता है दोस्तों भाग करना, 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित कर दिया, यानी इसकी जगह 9 ले लेंगे। 9 से विभाजित कर दिया गया तो उसमें भागफल, तो दोस्तों आप जानते हो भागफल 21 आया, तो 21 इधर लिख लेंगे। और शेषफल 3 मिला, और शेषफल नीचे आता है तो ये 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने 6 से विभाजित किया। अब बताइए कि कितना भागफल और कितना शेषफल मिला। तो सबसे पहले ये आपका दोस्तों, यहाँ पे ये होता है भागफल और बीच वाला भाज्य, और ये पहला वाला भाजक होता है। तो यदि हम इसे निकालेंगे इसका भाज्य, तो ये आपका हो जाएगा, यानी इन दोनों की गुणा हो जाएगी दोस्तों, इन दोनों की गुणा हो जाएगी और ये 3 प्लस हो जाएगा। तो 9 गुणा 21 प्लस 3, तो ये आपका आ जाएगा 9 गुणा 21 प्लस 3 बराबर, ये आ जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189 प्लस 3। तो ये दोस्तों आ जाएगा 9 3 12 का 2 और 12 8 9 और 192 आ जाएगा। तो 192 यहाँ रख के इसको हल कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 तिया 18, 6 तिया 18 हो गया, यहाँ बचा 1, उतर लिया 2, और ये होगा 6 दूनी 12। तो आपका भागफल आ जाएगा 12 और शेष आ जाएगा 0। तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों, ये भागफल आ जाएगा 32 और शेषफल आ जाएगा 0। यहाँ देखते हैं कौन से में है, तो इसमें है 4 नंबर में, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि ये लिखा निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है। तो तुल्य भिन्न हम बता दें दोस्तों, जिन हरों के सॉरी दोस्तों, जिन भिन्नों के हर बराबर होते हैं, हर समान होते हैं, तो उन्हें तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे 5/2, 8/2, 7/2, तो यहाँ पे सबका हर 2 2 2 है, तो ये आएगा आपका तुल्य भिन्न। ये तुल्य भिन्न हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा दोस्तों, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। इसके आगे नीचे देखते हैं, ये 4 नंबर पर आपका ठीक हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन आप जानते हैं दोस्तों, यानी किसी संख्या का यदि आप हर बार 3 बार गुणा करते हैं, प्रत्येक बार उसी संख्या जितना आंसर हो रहा है, यानी ऐसे कहें जैसे 2 का हम घन यानी 3 घात चढ़ा देते हैं, 2 का घन निकालना होता है, इसे निकालेंगे 2 गुना 2 गुना 2 3 बार हो गया, तो इसका आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये इस तरह से निकालते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे तो ये आपका है 9 का, ये 9 का घन है, ये 10 का घन है, ये आपका 10 का घन हो गया, और जबकि ये किसी का घन है नहीं दोस्तों, इसलिए आंसर आपका यही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा, शिखा एक ईंट भट्टे पर ईंट खरीदने गई। ईंट का मूल्य था 2500 रुपये 1000, यानी 2500 रुपये की कितनी थी, 1000 ईंट, और उसके पास केवल 4000 रुपये। तो वह कितनी ईंट खरीद सकती है। तो दोस्तों कितनी ईंट खरीद सकती है, ये देखिए दोस्तों, 4000 रुपये, सीधी सी बात है, वो 1000 से तो ऊपर ही खरीदेगी। तो निकालने के लिए कैसे करेंगे दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं, एक ईंट देख लेते हैं कि 25 मतलब कि क्या रुपये की पड़ेगी। तो 1000 बटे 2500, तो ये 0 कट गया, और ये आपका हो जाएगा 2 बटे, यानी ये 5 से काट देंगे 2 बार, ये 5, तो 2/5, और इसमें 4000 की हम गुणा कर देंगे, 4000 रुपये थे ना उस पर, तो ये हो जाएगा 5 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, इसका हो जाएगा 800, और 800 की 2 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1600। तो 1600 आंसर होगा इसका, ये 2 नंबर पर 1600। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों।
आगे चलते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा। हाँ, ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये लिखा है, मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा कि मैंने एक आयत बनाया है जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं। यदि दोस्तों इस तरह से कोई आयत हम बनाते हैं 4 सेंटीमीटर का, इस तरह से बनेगा, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी भुजाएं बता दें तो ये एक तरह का क्या बन गया दोस्तों, ये एक तरह का बन गया वर्ग। लेकिन वो बता रही कि आयत बनाया है, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे कि इसमें कौन मेल खाता है कि एक आयत सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। जब दोस्तों उसने आयत बनाया है तो इसमें भुजाएं बराबर हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों एक कन्फ्यूज़न है इसमें, एक कन्फ्यूजन ये है दोस्तों कि आयत की आमने सामने की भुजाएं सही होती हैं, जबकि इसमें ऑप्शंस में जो आयोग ने माना था दोस्तों, इसको आंसर माना था कि सभी वर्ग आयत होते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो एक आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये और ये, और यदि चारों भुजाएं बराबर हम करते हैं तो वो बन जाता है वर्ग। तो दोस्तों यहाँ कन्फ्यूजन है थोड़ा, बाकी जो आयोग ने माना हम उसी को सही कर देंगे इसमें 2 नंबर को। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है, तो कोणों का मान कितना होगा। जैसे कि दोस्तों ये त्रिभुज हो गया, आप जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180। तो मान के चलो ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, इनके आगे x लगा देते हैं, x x x। और यदि हम तीनों को जोड़ते हैं तो इनका मान होना चाहिए फिर 180। तो आपका हो गया 4, 5 और 6, यानी x ये सब, ये x बराबर कितना होगा 180। तो ये हो जाएंगी 5 4 9, 9 6 15, 15 x बराबर 180 और x बराबर आ जाएगा 180/15। तो 15 एकम 15 और बचे 3, 15 दूनी 30, यानी 12 अंश आ जाएगा 1 का। तो यहाँ पे 4 की गुणा करेंगे 12 में, तो दोस्तों क्या है 12 चौक 48। 48 कौन से में दोस्तों, इसमें है, तो इसे देख लेते हैं अभी। और इसमें 5 में करेंगे 12 की गुणा, तो ये आ जाएगा 12 पंजे 60। 60 है क्या इसमें दोस्तों, हाँ दोस्तों 48 है, 60 भी है। और दोस्तों इसमें फिर 12 करेंगे 6 में, ये 12 करेंगे तो ये आया 12 6 72, तो इसमें भी 72 है। तो ऑप्शन आपका ये 3 हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है, रागिनी दोपहर 2 बजे स्टेशन पहुँचती है। कितने बजे, 2 बजे का मतलब दोपहर का मतलब हो गया 2 PM। और यदि इसे रेलवे टाइम की बात करें तो दोस्तों ये लिखा जाएगा 14 बजे, ठीक है। तो उसमें रेलगाड़ी, अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। 4 रेलगाड़ियाँ ABCD छूटने का समय क्रमश क्या क्या है। एक का है 17:05, एक है आपका सुबह के 4:32, 4:32 यानी ये ए का है, ये बी का है। और 18:30 ये किसका है, सी का। और आपके 19:15 ये है आपका डी का। तो सबसे कम समय कौन सी ट्रेन का इंतजार उसे करना पड़ेगा। तो दोस्तों 14 के बाद 15, 16, 17, 17 के बाद 4 ये सुबह के हैं, तो दोस्तों 17 ही इसका आंसर हो जाएगा, ये ए नंबर की गाड़ी का। उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों थोड़ा सा इसमें दोस्तों दिक्कत है सवाल में। हालांकि सवाल तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कैसे होगा। लेकिन इसका आंसर है ठीक, लेकिन वो इस तरह से गलत है। किस तरह से गलत है वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, पहले यहाँ पढ़ लेते हैं। रीता ने अपने क्षेत्र वार्ड की सदस्य है। रीता अपने क्षेत्र वार्ड की सदस्य, वह 11 फीट 11 गुणा 16 फीट 11 गुणा 16 फीट का आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाती है। अच्छा, फर्स्ट पर टाइलें लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प हैं। कौन कौन से, 1.5 वाला, 2 गुणा 2 वाला, 2.5 वाला, 3 गुणा 3 वाला। तो ये 4 विकल्प हैं। तो वो कहना चाहता है कि सामुदायिक कक्ष के लिए उन्हें किस आकार की टाइल खरीदें ताकि वह टाइल को बिना आकार के छठे बिछा सके। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के ये कहा गया था कि दोनों का जो है आयतन एक दूसरे को काट सके। तो यहाँ पे 11/16 जो लिखा है, यदि हम ये 1.15 वाली लेंगे तो भी नहीं काट पाएंगे। 2 गुणा 2 वाली लेंगे तो ये इसमें कट जाएगा, इसमें पूरा, यानी 2 8 16 और 2 चौक 8, यानी कि ये पूरा कट जाएगा। इस हिसाब से आंसर होना चाहिए ये। लेकिन दोस्तों ये गलत क्यों है दोस्तों, मान के चलो ये कमरा था, मान के चलो ये आपका कमरा था, ठीक। और ये आपकी 16 लंबाई मान लो और 11 चौड़ाई मान लो। तो यदि हम टाइल्स बिछाएंगे 2x2 की, तो यहाँ बिछाएंगे 1 2 3 और ये 4, यहाँ तो आ गए। लेकिन दोस्तों ये नीचे जो बिछाएंगे ये वाली टाइल 2 और 2 4 और ये 2 6 और 2 8 2
10 और 2 12, फिर 12 हो जाएगा। तो ये आंसर इस वजह से गलत था, लेकिन फिर भी दोस्तों इस तरह से देने का जो मकसद था ये था उसका। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे लिखा है दोस्तों, ये लिखा है दोस्तों कि सुश्री रेणु ने अपने 8 समूह में विभाजित छात्रों पर अपना भार दर्ज किया। तो दोस्तों इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि सुश्री रेणु ने 8 छात्रों के समूह में विभाजित किया, उनका अपना भार दर्ज करने को कहा। फिर उसने अपने, ये देखिए दोस्तों ठीक से यदि हम बात करें तो यहाँ पे ये बात है कि 8 विद्यार्थियों का जो समूह का जो औसत भार आया वो इतना आया, यानी 8 का कितना आया, 8 विद्यार्थियों का बराबर आया 38.2। लेकिन गलती क्या हो गई कि गलती ये हो गई, यहाँ पे किसी एक बच्चे का गलत भार काउंट कर लिया गया। 25.9 की जगह उन्होंने 29.5 कर लिया। तो इसे हल करते हैं दोस्तों, हम कैसे करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले जो 8 का एवरेज वेट था, एवरेज वेट बराबर था 338 यानी 38.2 8 का था। और यदि हम कुल का बात करें तो कुल इनका जो वेट हो जाएगा 8 की गुणा कर देंगे तो इनका कुल वेट निकल आएगा। तो 8 दूनी 16 दशमलव 8 8 64 64 और 1 65 हो जाएगा दोस्तों। 8 8 64 और 1 65 और 8 तिया 24 24 6 30 305 ये कुल हो जाएगा, कुल 305.6। और यदि आप देखें तो उन्होंने गलती क्या कर ली, तो गलती उन्होंने कर ली कि 25 की जगह 29 उन्होंने काउंट कर लिया, यानी 29.5 यानी 29.5 काउंट कर लिया। कितने की जगह, 25.9 की जगह। यदि हम इसे घटा देंगे तो इसके गलती का नंबर निकल आएगा। तो यहाँ पे बचे 6 और यहाँ पे 8 में 5 3.6 उनका अधिक वेट चला गया। तो इसमें से घटा लेंगे 3 की बजाय, ये देखिए दोस्तों इसमें से हम घटा देंगे ये ज़्यादा जो वेट था 305.6 में से 3.6 घटा देंगे तो 3.6 यहाँ घटा देंगे तो 0 दशमलव, ये आपका 5 में से 3 के 2 और यहाँ पे बचा 0 और यहाँ पे बचा 3, तो 302 बचा। और इनका अब एवरेज निकाल लेंगे, यानी 302/8 इनका नया एवरेज आ जाएगा लगभग 3 8 तिया 24 बचे 6 और ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 ये आ जाएगा 7.5, यानी आ जाएगा 37.75। तो ये पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है आपका, ये देखिए दोस्तों, हाँ ये पैटर्न है कुछ ऐसा है जैसे कि हमारे क्या होता है, रीजनिंग टाइप होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, पहला पैटर्न है 9 लिखा, 9 के बाद -1 फिर भाग 8 फिर 1 लिखा। इसके बाद 9 8 यहाँ देंगे दोस्तों, 9 के बाद 8 बढ़ गया और 1 के बाद 2 बढ़ गया और 8 का 8 है और यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे 2 बढ़ गया। इसके बाद ऐसे यहाँ घटता क्रम चल रहा, देखो 9 के बाद 8 8 के बाद 7 यहाँ घट गया और यहाँ बढ़ रहा है 2 के बाद ऊपर वाले 2 के नीचे 3 आ गया, यहाँ 8 का 8 यानी 8 का 8 हो गया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 2 3 यहाँ में 3 बढ़ गया। ऐसे यहाँ घटते जा रहे हैं, यहाँ बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ उसका वो का वही रह रहा और यहाँ पे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे जैसे कि 9 8 6 9 8 7 6 तो यहाँ पे 5 और आ जाएगा, यानी 9 8 7 6 और यहाँ 5 और यहाँ इसके 4 की जगह 5 आएगा, 8 का 8 रहेगा और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। तो दोस्तों ये कौन से ऑप्शंस में है ये हम देख लेते हैं। ये आपका है पहले ऑप्शंस में है क्या, नहीं दोस्तों 6 दिखा है इसमें यहाँ पे। और दूसरे में देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 9 8 7 6 5 और होना चाहिए, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है दोस्तों। ये है आपका 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे दोस्तों ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि प्रियांशु के पास 10 रुपये 20 रुपये के नोट हैं, वह 50 रुपये बनाने के लिए 20 के 2 नोट और 10 के 1 नोट का उपयोग करते हैं। यानी दोस्तों उसके पास कितने, एक तो 20 के हैं और एक 10 के नोट हैं। तो वो 50 रुपये कैसे बनाता है दोस्तों, पहले 2 नोट 20 के लेता है और 1 नोट 10 का लेता है, यानी ये आपका हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 10। तो दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 50। इसके बाद ये और क्या कहना चाह रहे हैं, आगे कहना चाह रहे हैं कि यही राशि बनाने के अन्य कितने तरीके हो सकते हैं यदि दोनों नोटों का प्रयोग करें। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना कि दोनों नोटों का ही प्रयोग होना। तो दोस्तों देखते हैं और कौन से तरीके होंगे। तो और देखते हैं हम, जैसे कि 20 के 2 नोट तो उन्होंने पहले ले रखे थे, यदि 3 ले लेंगे तो 60 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा और 4 का मतलब ही नहीं बनेगा। इसके बाद 10 का ले लेते हैं, 10 के ले लेते हैं 3 नोट
तो ये 30 हो जाएगा, और ये एक नोट इसका ले लेते हैं, ये 20 हो जाएगा। तो 30 20 ये 50 हो जाएगा। और यदि हम 10 के 4 लेते हैं 40 हो जाएगा, जबकि ये 20 और मिलाएंगे तो 60 हो जाएगा। तो इसलिए एक ही आंसर और बनता है, तो ये 2 नंबर आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे लिखा है दोस्तों, ये आपका पेडागोजी टाइप आपका शायद क्वेश्चन आ गए। हाँ देखिए, ध्यान से देखेंगे। यहाँ लिखा है, गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा, इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है। तो मुक्त उत्तर वाला जो होगा जिसके कई आंसर हों, कई उत्तर हों, ऐसा कह सकते हैं, जिसके कई उत्तर हों, यानी एक उत्तर ना हो, कई उत्तर हों। तो देखते पढ़ते हैं इसमें कि कई उत्तर किसके होंगे। यहाँ पे पहले में लिखा, यदि 2 संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या 7, तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों 15 में से अगर 7 घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी, 8 7 15, यानी कि 8 आ जाएगी। तो ये ऐसे ही होगा ये, और कोई इसका आंसर नहीं है। यहाँ पे दूसरे पे लिखा है, यदि अनिल की आयु 7 वर्ष, अनिल की आयु कितनी है, 7 वर्ष। उसके पिता की आयु है, उसके पिता की आयु उसकी आयु की 5 गुनी है, 5 गुनी है। तो पिता की आयु कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 35 वर्ष। ये भी इतना ही आएगा, एक ही आएगा आंसर इसका। इसके बाद आगे देखते हैं कि यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो वो संख्या क्या होंगी। तो दोस्तों जैसे कि एक हमने संख्या ले ली 10 और एक ले ली 7, तो ये हो गया 17, 17 हो जाएगा। ऐसे ही यदि एक ले ली 15, एक ले ली 2, तो ये भी आपका 17 हो जाएगा। तो इसलिए इसमें कई आंसर आ रहे हैं, इसलिए आंसर भी यही मुक्त उत्तर वाला यही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे लिखा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 46 के बाद आ जाएगा, 46 के बाद 47। ये लिखा है कि कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। कौन सी वाली, कि मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ। किससे, 5 दहाई ऐसे मान के चलें और 4 इकाई ऐसे मान के चलें, तो यानी ये हो जाता 54। लेकिन इसमें कोई संक्रिया करी गई है दोस्तों, या मैं ये कहना चाह रहा कि योगात्मक करी है। दोस्तों योगात्मक तो नहीं करी, लेकिन यहाँ पे आगे देखते हैं, ये नहीं करी। कक्षा की एकाग्रता को भंग करने के लिए ये भी नहीं, स्थानीय मान के लिए ये भी नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है आधार का अनुसरण करते हुए, यानी आधार बेस 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करने के लिए किया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, आगे लिखा है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियाँ पढ़ाने का उद्देश्य है। इसमें नंबर 1 लिखा है दृश्यकरण कौशल, ये भी हो जाएगा प्राथमिक स्तर पे। ज्यामितीय आकृतियों के नामों का स्मरण, दोस्तों नामों का स्मरण नहीं, पहचान तो हो सकती है, स्मरण नहीं, क्योंकि रट्टा नहीं करना। और दिक् स्थान के संबंधित तर्क कौशल में वृद्धि, तो ये भी हो जाएगा, यानी ए और सी आपका राइट हो जाएगा। ए और सी 2 नंबर पर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, आगे लिखा है, हाँ देखिए दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है। दृष्टिबाधित, दृष्टिबाधित का मतलब आप जान सकते हैं दोस्तों, जिन्हें कम दिखाई देता है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो जियो बोर्ड, ये आपको छू के देखते हैं दोस्तों, तो उससे पता लगती है, तो जियो बोर्ड काम आएगा। जियो जैबरा नहीं आएगा। गिनतारा भी छू के देखते हैं, ये भी आएगा। ग्राफिक कैलकुलेटर को नहीं छू के पहचान सकते, यानी हल नहीं कर सकते, इसका उपयोग नहीं कर सकते, तो इसमें आएगा ए और सी, ए और सी, ए और सी, ए और सी 2 नंबर पर है, ये हो जाएगा आपका, ये भी ए और सी राइट हो जाएगा 50 पर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 50। एक मिनट दोस्तों देख लेते हैं। आगे 50 आता है, 49 के बाद 50, ठीक है, कोई नहीं छूटा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि 50 नंबर पर लिखा है कि, ये देखिए दोस्तों लिखा है, ज्यामितीय आकृति के शिक्षण के दौरान यानी समय शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है, इसे प्रतिबिंबित करता है, यानी ये क्या दर्शाता है, ऐसे मान सकते हैं दोस्तों। नंबर 1 पर लिखा है सीबीएसई ने क्षेत्र भ्रमण की अनुशंसा की है, अतः आवश्यक है, लेकिन ये दोस्तों नहीं होगा, अनुशंसा नहीं होगा ये। आगे देखते हैं, एक नित्यक्रम गणित की कक्षा से अच्छा विराम प्राप्त होता है और ऐतिहासिक स्थान में जाने का अवसर मिलता है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद आगे लिखा है कि आकृतियों के किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग है, किसी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग है और इस प्रकार के ब्राह्मण गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है, तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट 51 पे लिखा है क्या, यहाँ लिखा है, ये देखिए दोस्तों लिखा है कि प्राथमिक कक्षा की एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है। कौन सा रखती है कि रीना और समा एक दुकान पर एक बैग खरीदने के लिए जाती हैं। दुकान में निम्न मूल्यों के पर्चों के साथ सारे बैग टंगे हैं। वे सारी मूल्य पर्चियाँ देखकर चकरा जाती हैं। क्या आप इन पर्चों को आरोही और अवरोही क्रम में लगा सकते हैं या सहायता कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं आरोही क्रम होता है बढ़ता, जैसे 1 2 3 4 5, और अवरोही होता है घटता 5 4 3 2 1, इस तरह से। तो ये लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ व्यवहारिक क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए नीचे ऑप्शंस भी दिए गए हैं, इसका हमें आंसर देना है। वो क्या कहना चाहते
चाहती है, यानी अध्यापिका का क्या कहना चाहती है कि प्रश्न के उपयोग से केवल आने के बाद ये आंसर कट जाता है। नंबर 2 पर शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों के प्रबंधन में छटाई की संकल्पनाओं के बीच परिचय के लिए करा सकती है। तो दोस्तों ये अभी देख लेते हैं, पहले आगे पढ़ लेते हैं। ये लिखा है कि यहाँ पे लिखा है यह गणित का प्रश्न नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और शिक्षिका को कक्षा में संदर्भात्मक प्रश्नों को लाने से बचना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका 2 ही राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं 52 पर। यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है। नंबर 1, छात्रों को सूत्रों का स्मरण कराना, बिल्कुल नहीं कराना। कक्षा में केवल शिक्षक केवल आते हैं, यही कट जाएगा। छात्र पाठ्यपुस्तक में हल किए हुए उदाहरणों की नकल करने पर भी ये कट जाएगा। और छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत कर एवं हल कर, यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों 53 देख लेते हैं दोस्तों। ये लिखा है यहाँ पर कि गणित में आकलन के साधन के रूप में उपव्याख्यात्मक अभिलेख यानी रिकॉर्ड के निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह बच्चों के द्वारा की गई परियोजना और क्षेत्र के कार्यों में सम्मिलित करता है, बिल्कुल नहीं। यह बच्चे द्वारा किसी कार्य की गुणवत्ता को उल्लेखित मानदंड पर जांचता है और उसे अंकित करता है, ये भी नहीं दोस्तों। यह एक विशेष कौशल या प्रक्रिया होने के या ना होने की अंकित करता है, बिल्कुल नहीं। यह ऑप्शन नंबर 4 ही आपका ठीक हो जाएगा, दिन प्रतिदिन के आधार पर बच्चों की प्रगति। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे लिखा है कि कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय, योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। वह क्या कर रही है, वे बताना चाहेंगे कि वह क्या कर रही है। तो वह क्या कर रही है देखेंगे दोस्तों कि वह क्या कर रही है। यहाँ पे देखेंगे गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभव का उपयोग में ला रही है। तो यही ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है, बाकी ऑप्शन इसमें गलत हैं। तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। आगे यहाँ पे लिखा है कि एक बच्ची गेंदों की गणना, गेंद मतलब खेलने वाली गेंद, एक गेंद पर उंगली रखकर और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की। इस बच्चे में पूर्व संख्या की अवधारणा को अभी मजबूत करना है। तो दोस्तों क्या है, छोटी बच्ची है और वो बार बार गिनती करते करते एक जैसी बॉल देखने के कारण वो उन गिनती को दोबारा से यानी उन बॉलों की गिनती दोबारा से यानी गेंदों की गिनती दोबारा कर लेती हैं। तो इसमें यही आएगा, एक से एक संगति को वो मजबूत करना पड़ेगा अभी इसको। इसके बाद आगे लिखा है कि गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं बच्चों को उदाहरण और गैर उदाहरणों में व्यस्त रखकर। तो ये है, देख लेते हैं आगे। एक ही तरह के प्रश्नों को बनाकर, ये ऑप्शन अच्छा नहीं है दोस्तों। बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास डर करके, ये भी नहीं है। कलन विधि द्वारा, ये प्राथमिक स्तर के लिए नहीं है। तो इसमें आपका लगभग मुझे आंसर आपका लग रहा है 56 का पहला ही ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 57 आपका आता है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ लिखा सुश्री रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थिति सर्जन करने के लिए कहती है। अभिकलन मतलब योग मतलब कि अभिकलन मतलब देखिए इस तरह की देती है, मतलब कि वो तरह तरह की आपको क्रिया करने के लिए देती है। जैसे पहले यहाँ देती है 10 + 2, 10 × 2, 10 - 3, 10/3 और 10/2। तो ये क्या करना चाह रही है कि यहाँ पे देखना चाहेंगे कि मिश्रित प्रकार की समस्या देकर अपने विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल का परीक्षण कर रही है। देखिए दोस्तों ठीक लग रहा है, लेकिन इससे आगे और भी पढ़ लेते हैं और क्या ऑप्शन है। यहाँ पे 2 नंबर पर लिखा है वह विद्यार्थियों की भाषा की निपुणता का परीक्षण कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। और वह विद्यार्थियों की गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशलों के विकास में सहायता करने में प्रयास कर रही है, ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है। विद्यार्थियों को कुछ कार्य देकर वह अपनी कक्षा में अनुशासन कायम रखने की कोशिश कर रही है, ये ऑप्शन गलत है। तो 1 और 3 में ज़्यादा सिमिलरिटी है। तो दोस्तों ये मिश्रित, ये वाला पहला गलत होने के बजाय ये दूसरा वाला ठीक हो जाएगा। ये दोस्तों सॉरी, तीसरा वाला ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन से गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों के सूचक हैं। नंबर 1, गणित शिक्षा को रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना चाहिए। तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। गणित शिक्षा बच्चे के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत निष्कर्ष निकालने की होनी चाहिए, ये ठीक है ऑप्शन। बच्चों को गणित को जीवन की एक ऐसी विधि जैसे संप्रेषित करने, विचार विमर्श, समस्या समाधान, मनोवृत्ति, ये भी ठीक है। गणित शिक्षा तथ्यपूर्ण ज्ञान और कार्य विधि धारा पर बाई केंद्रित होनी चाहिए। तो दोस्तों ये गलत है आपका।
यहाँ पे हो जाएगा बी और सी। बी और सी शायद 2 नंबर पर है आपका, बी और सी। हाँ दोस्तों, ये आपका 2 नंबर पर ही ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यहाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या यानी इमरती सवाल को हल करने में सक्षम हो, इससे पहले वह 5 स्तरों को पूरा करें। ये स्तर नीचे दिए गए हैं। तो कौन कौन सा स्तर किस क्रम में लगाना है दोस्तों, ये इस तरह से बात की गई है। तो ये जो स्तर है दोस्तों, यहाँ लिखा गया कि पूछे गए कार्य को समझना, नंबर 2 पर लिखा समस्या को पढ़ने में सक्षम होना, आवश्यक गणितीय संक्रिया करना, गणितीय मांग के अनुसार समस्या अनुवाद करने की आवश्यकता, उत्तर को अर्थपूर्ण रचना करना, और इनमें से कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाते हैं। सबसे 1 नंबर पे तो आ जाएगा दोस्तों समस्या को समझना, 2 पर आएगा पूछे गए प्रश्नों को समझना, और आपका 3 नंबर पर आ जाएगा गणितीय मांग के अनुसार, 3 नंबर पर ये आ जाएगा, और 4 नंबर पर ये आ जाएगा, और 5 नंबर पर ये आ जाएगा। यानी आपका आ जाएगा यहाँ पहले बी ए और डी, और सबसे बाद में ई। बी ए सी आ गया, इसमें बी डी आ गया, इसमें नहीं बी, इसमें चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें लिखा है कि गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है। तो दोस्तों, गणितीय कार्यशालाओं और गोष्ठियों में उपस्थित होना, ये ठीक है। शिक्षण अधिगम के साधनों को विकसित करना, ये भी ठीक है। और यहाँ पे अपने और दूसरे विद्यालयों गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्ता तो अधिक वार्ता करनी चाहिए। यहाँ ये गलत लिखा, तो यही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।